हेलो माय दोस्तों लोग प्रणाम। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं बिजनेस का आधार स्तंभ कितने होते हैं 3, और ये भी पढ़ चुके हैं कि बिजनेस जो है कि 3 पिलर पे खड़ा है। एक का नाम है पर्सन, दूसरे का गुड्स और तीसरे का है प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमने ये भी बताया था कि पर्सन से बना है पर्सनल अकाउंट, गुड्स से बना है रियल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस से बना है नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे ये पढ़ने की या ये जानने की हमें ज़रूरत नहीं है कि पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है और नॉमिनल अकाउंट क्या है। इन तीनों अकाउंट्स के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। तो मैं यहाँ बता देना चाहूँगा कि पर्सनल अकाउंट्स को 3 भाग में बांटा गया है। काइंड्स ऑफ पर्सनल अकाउंट 3 भाग में बांटा गया है। पहला का नाम है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, यानी कि प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता क्या होता है तो यहाँ दिया हुआ है, मानव जिस नाम को अपने लिए प्रयोग करे, मानव जिस नाम को खुद के लिए प्रयोग करता है उसे नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। जैसे राम, श्याम, सीता etc। 2 में आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, यानी कि कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। कृत्रिम व्यक्तिगत खाता क्या है भाई, तो जो नाम बनावटी हो, जैसे अग्नि अमेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैं अग्नि अमेस्ट, तो इस अग्नि अमेस्ट पेन का कोई ना कोई मालिक जरूर होगा, लेकिन मालिक अपने नाम के जगह पे एक बनावटी नाम रख दिया अग्नि अमेस्ट, तो अग्नि अमेस्ट क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। वैसे ही बाटा के भी कोई ना कोई मालिक होंगे और उनका नाम कुछ अलग होगा, लेकिन अपने नाम की जगह पे क्या लिखे हैं, बाटा। पंजाब बैंक का भी कोई ना कोई स्वामी होगा, कोई ना कोई मालिक होगा, लेकिन एक बनावटी नाम यहाँ पर रख दिया गया पंजाब बैंक, यानी कि ओरिजिनल जो नाम होता है वो न रख के एक बनावटी नाम रखा गया पंजाब बैंक। तो पंजाब बैंक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट etc। ऐसे तमाम खाते जो बनावटी होते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं। 3 में आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इसका हिंदी होता है प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता क्या होता है भाई, तो यहाँ दिया हुआ है जो किसी का प्रतिनिधित्व करता हो, यानी कि जिसके पीछे कोई आदमी खड़ा हो, उसे ही रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे कैपिटल यानी कि पूंजी, यानी कि उस पूंजी को लगाने के पीछे कोई ना कोई आदमी जरूर होता है और उसका नाम कुछ और होता है, लेकिन उसके नाम की जगह पे क्या पैच कर दिया जाता है, कैपिटल। तो इस कैपिटल के पीछे कोई ना कोई आदमी खड़ा है। ड्राइंग यानी कि आहरण, इसके पीछे भी कोई ना कोई आदमी खड़ा है। अब बात आता है कि आहरण क्या होता है भाई, यदि कोई व्यापारी चावल बेचता है ग्राहक से और उसी चावल में से वह खुद भी निकाल के यूज करता हो, पर्सनल अपने लिए यूज करता हो, अपने परिवार के लिए यूज करता हो, तो उसे ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग करने वाला जो मालिक है कोई ना कोई आदमी है और उसका कुछ ना कुछ नाम जरूर होगा, लेकिन अपने नाम की जगह पे क्या लिखता है, ड्राइंग लिखता है। आउटस्टैंडिंग वेजेस यानी कि अदत्त मजदूरी, या इसको बकाया भी कह सकते हैं, बकाया मजदूरी भी कह सकते हैं। तो ये क्या होता है भाई, तो कोई व्यक्ति हमारे यहाँ मजदूरी करता है और उसका मजदूरी यदि हम बकाया रख लेते हैं तो उस व्यक्ति का कुछ ना कुछ नाम जरूर होगा, लेकिन उसके नाम की जगह पे क्या लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेज यानी कि अदत्त मजदूरी etc। इस तरह के जो भी खाते होंगे सब के सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होंगे। लेकिन कहना यहाँ पे यह है कि जब हम लोग हिसाब बनाएंगे तो उस समय हमें यह 3 तरह के अकाउंट्स को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही समझना है कि ये सब पर्सनल अकाउंट होता है। अब 2 में आता है रियल अकाउंट्स। तो रियल अकाउंट्स कहाँ से उत्पन्न हुआ है भाई, तो संपत्ति से, और संपत्ति को भी 2 भाग में बांटा गया है, काइंड्स ऑफ एसेट्स। 2 भाग में बांटा गया है, काइंड्स ऑफ एसेट्स को 2 भाग में बांटा गया है। पहला भाग है टैंजिबल एसेट्स, यानी कि मूर्त संपत्तियां। तो मूर्त संपत्तियां क्या होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है जो खुली आंखों से दिखाई दे उसे मूर्त संपत्ति कहते हैं, जो नग्न आंखों से दिखाई दे उसे मूर्त संपत्ति कहते हैं। जैसे लैंड यानी कि भूमि आंख से दिखता है, बिल्डिंग यानी कि भवन भी आंख से दिखता है, कैश यानी कि नकद, ये भी आंख से दिखता है। तो इस तरह के तमाम खाते जो आंख से दिखे टैंजिबल एसेट्स होते हैं। दूसरे भाग में है इंटैंजिबल एसेट्स, यानी कि अमूर्त संपत्तियां। तो अमूर्त संपत्तियां क्या होता है भाई, यहाँ पे दिया हुआ है जो खुली आंखों से दिखाई न दे, यानी जस्ट इसका अपोजिट, किसका, टैंजिबल एसेट्स का उल्टा। यहाँ पे खुली आंख से दिखाई देता है और इंटैंजिबल में क्या होता है कि खुली आंख से दिखाई नहीं देता है पर संपत्ति होता है। जैसे गुडविल यानी कि ख्याति। अब प्रश्न उठता है कि ख्याति क्या है, तो बता दूं कि ख्याति एक प्रकार का साख है, एक प्रकार का विश्वास है जो आदमी
या कोई व्यक्ति मार्केट में बना के रखता है। ये जरूरी नहीं है कि मेरे पास घर है, जमीन है तो वही मेरा संपत्ति है। इंसान का संपत्ति विश्वास भी होता है, वह भी एक संपत्ति है, लेकिन दिखता नहीं है। ऐसे कोई बच्चा किसी व्यक्ति से जाकर 5,000 रुपया मांगे तो वह आदमी उसको पैसा नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा क्योंकि उसको भरोसा नहीं है कि बच्चा को हम देंगे तो हमको देगा कि नहीं देगा। लेकिन वहीं पे उसके पापा जाके बोले कि भाई हमें 5,000 की बहुत ज़रूरत है, दे दो, फिर हम तुमको लौटा देंगे, तो उसे फट से पैसा मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा भाई? क्योंकि उसने अपने तमाम उम्र में एक साख बना के रखा है, एक विश्वास बना के रखा है, और ऐसा विश्वास बना के रखा है कि उसे लोग फट से दे देते हैं कि वो दे देगा। यदि बिजनेस की नज़र से देखें तो दहेज भी एक प्रकार का गुडविल है, यानी कि न दिखाई देने वाला संपत्ति है। तभी तो कोई व्यक्ति अपने बच्चा को बचपन से लेके जवानी तक पढ़ाता है, लिखाता है और इस लायक बना देता है कि वह कल के डेट में परिवार को संभाल सकता है, अपने फैमिली को संभाल सकता है। तो जैसे ही जिम्मेदारी को ढोने वाला वह लड़का हो जाता है तो उसके पास कुटुंब आता है और बोलता है उसके फादर से, उसके पिता से, भाई बेटा की शादी करोगे? बोलता है कि हाँ करेंगे। तो क्या लोगे? तो बस कुछ नहीं लेंगे, लेकिन 5 लाख रुपया एगो 4 चक्का दे दीजिएगा। तो बेटी वाला पूछेगा भाई 5 लाख रुपया और 4 चक्का गाड़ी, ये हम किस खुशी में दे आपको? तो लड़का वाला क्या बोलेगा कि भाई देखो हमने बचपन से इसको पोसा है, पाला है, पढ़ाया है, लिखाया है और आज यह इस लायक हो गया है कि 4 परिवार को देख सकता है। लेकिन शादी के बाद इसका फायदा हमको नहीं मिलेगा, आपके लड़की को मिलेगा। तो हमने जो विश्वास इस पे रखा था, हमने जो इस पे गुडविल बना के रखा था, लेकिन शादी के बाद ऐसा कुछ भी होता नहीं है। तो मैं अपने गुडविल के रूप में आपसे 5 लाख रुपया और दहेज में एक 4 चक्का लूंगा। तो वही है गुडविल, जो आंख से तो दिखता नहीं है पर संपत्ति है। आगे है ट्रेडमार्क, यानी कि व्यापार चिन्ह। व्यापार चिन्ह से क्या समझते हैं भाई? व्यापार चिन्ह क्या होता है? तो मैं बतला देना चाहूंगा कि हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं खरीदते हैं, उसके ब्रांड को खरीदते हैं, उसके चिन्ह को खरीदते हैं, उसके पहचान को खरीदते हैं। जैसे यदि हम जाते हैं किसी किराना दुकान में और बोलते हैं भाई कड़ू तेल है, तो दुकानदार बोलता है। तो डबल हाथी मरका का तेल है, दुकानदार बोलता है कि है। तो उस तेल के डब्बा में यदि तीसी का भी तेल हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मरका यदि लागल हो डबल हाथी मरका के तो खुशी से ग्राहक ले लेगा और घर पर आएगा और सब्जी थोड़ा टेस्ट भी नहीं होगा तो ये उसको लगेगा कि हाँ बड़ा टेस्ट, डबल मरका हाथी में हम लोग सब्जी बनाए हैं, बड़ा टेस्ट है। लेकिन आप ओरिजिनल कड़ू तेल दीजिए और उस पर हाथी मरका का ब्रांड ना हो, ग्राहक पूछेगा भाई कड़ू तेल है? तो है। डबल हाथी मरका का है कि नहीं? तो डबल हाथी मरका तो नहीं है, लेकिन उससे भी बढ़िया एक नया कंपनी का आया है, ले लीजिए। तो ग्राहक बोलेगा कि नया कंपनी का है, कैसा होगा, नहीं होगा। तो दुकानदार बोलेगा अरे अच्छा है, ले लीजिए, एक बार यूज करके देखिए। यदि ग्राहक ले भी लेगा तो उसके मन में पछताप रहेगा कि हम तेल ले लिए गड़बड़। सब्जी बनाएगा, सब्जी टेस्ट भी बनेगा, लेकिन मन में तो बैठा है कि हम डबल हाथी मरका नहीं लिए हैं, तो वो क्या कहेगा? सब्जी टेस्ट नहीं हुआ, गए थे हाथी मरका के लिए, मिला नहीं। आगे है कॉपीराइट, यानी कि प्रतिलिपियाधिकार। और प्रतिलिपियाधिकार क्या होता है इसे पहले समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि केपी ठाकुर ग्रामर लिखे, तो ग्रामर लिखे तो क्या वह बार बार ग्रामर लिख रहा है? नहीं, अपने जीवन काल में एक ही बार ग्रामर लिखे। सर मैं आपका ग्रामर छापने वाला हूं, 10,000 ग्रामर छापने वाला हूं, उसके लिए आपको कितना पैसा दे देना पड़ेगा, कितना अधिकार शुल्क देना पड़ेगा? तो वो बोलेंगे कि भाई 10,000 छापोगे तो मैं 5 लाख अपना अधिकार शुल्क लूंगा। और वही बार बार छपेगा, बार बार मार्केट में आएगा। तो अपने जीवन काल में एक बार ग्रामर लिखे होंगे, लेकिन पैसा तो उससे बार बार आ रहा है। तो क्या उस कॉपीराइट ग्रामर में संपत्ति दिखाई देता है? नहीं, लेकिन वह संपत्ति है। आगे आते हैं और जानते हैं नॉमिनल अकाउंट के बारे में। तो नॉमिनल अकाउंट का जो जन्म हुआ है या तो प्रॉफिट या इनकम से, नहीं तो लॉस और एक्सपेंसेस से। तो यहां पे बता दें कि दिया हुआ है रिसीव्ड। यदि हम कोई भी चीज रिसीव करते हैं तो हमको या तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो इनकम होगा। जैसे रेंट यदि लेते हैं तो मेरे लिए इनकम होता है। सैलरी यानी कि वेतन यदि हम लेते हैं तो मेरे लिए इनकम होता है। इंटरेस्ट यानी कि ब्याज यदि हम लेते हैं तो मेरे लिए इनकम होता है। उसके बाद दिया हुआ है ईटीसी, यानी कि इस तरह के तमाम खाते नॉमिनल अकाउंट होंगे। आगे दिया हुआ है पेड यानी कि जब भी कोई चीज हम पेड करेंगे,
2 में दिया हुआ है पेड, यानी कि जब भी हम कोई चीज को पेड करेंगे, देंगे, पेमेंट करेंगे, तो हमें 2 चीज मिलेगा, या तो लॉस नहीं तो एक्सपेंसेज। जैसे रेंट, रेंट यदि हम किसी को देते हैं तो मेरे लिए क्या हो जाएगा भाई, एक्सपेंसेस हो जाएगा। सैलरी यदि हम देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा। इंटरेस्ट यदि देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा। यानी कि यही चीज यदि लेते हैं तो इनकम हो जाता है और देते हैं तो खर्चा हो जाता है। तो जहां पे इनकम और खर्चा की बात हो, नॉमिनल अकाउंट, यानी जहां पे खर्चा इनकम की बात हो, हम समझ लेंगे कि वह नॉमिनल अकाउंट है। और जहां पे संपत्ति की बात हो, चाहे वह टांजिबल हो चाहे इंटांजिबल, कोई भी संपत्ति हो, उससे मतलब नहीं है, हम समझेंगे कि वह रियल अकाउंट है। जहां पे नाम की बात हो, चाहे वह बनावटी नाम हो, चाहे प्राकृतिक नाम हो, या प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत नाम हो, उससे मतलब नहीं है, बस मतलब इतना ही है कि ये सब पर्सनल अकाउंट होता है। बस मतलब इतना ही समझना है कि ये सब पर्सनल अकाउंट होता है। अब नोट में एक बात बताना चाहूंगा, यहां पे दिया हुआ है, यदि नॉमिनल अकाउंट के आगे कोई शब्द लग जाए तो वह पर्सनल अकाउंट हो जाता है। यानी कि नॉमिनल अकाउंट के आगे कोई प्रत्यय लग जाए तो वह नॉमिनल होते हुए भी नॉमिनल नहीं होता है, पर्सनल हो जाता है। तो चलिए अब पहचानते हैं अकाउंट्स को। इन सारे आइटमों में से कौन आइटम, कौन सा अकाउंट है, वो पर्सनल है या रियल है या नॉमिनल है, तो इसको पहचानते हैं बारी बारी से करके। एक में लिखा हुआ है कैश, यानी कि नकद। अब देखना यहाँ पे यह है कि कैश क्या किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है? नहीं। कैश क्या हम दे रहे हैं? नहीं। कैश क्या हम ले रहे हैं? नहीं। तो कैश न दे रहे हैं न ले रहे हैं, तो देंगे लेंगे नहीं, तो न खर्चा होगा न इनकम होगा, मेरे पास रहेगा। तो कैश मेरे पास है, और कैश क्या होता है भाई? तो कैश संपत्ति होता है, और संपत्ति से जन्म होता है किस अकाउंट का? तो संपत्ति से जन्म होता है रियल अकाउंट्स का। संपत्ति से जन्म होता है रियल अकाउंट्स का। जैसे हमने अकाउंट्स पढ़ाया था 3, पर्सनल अकाउंट, 2 में बताया था रियल अकाउंट, और 3 में बताया था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट को हम P लिख सकते हैं, रियल अकाउंट को R लिख सकते हैं, और नॉमिनल अकाउंट को N लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे R लिख दिया, यानी कि रियल अकाउंट। अब देखना है स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है रहतिया। तो रहतिया क्या है? तो भोजपुरी भाषा में आप लोग सुने होंगे कि रहतिया जातिया। तो रहतिया का मतलब क्या? जो बिकने से माल रह जाता है, जो माल बिकने से रह जाए, किसके पास? व्यापारी के पास। तो वह व्यापारी के लिए क्या होता है भाई? वह व्यापारी के लिए संपत्ति होता है। और संपत्ति से किसका जन्म होता है? तो रियल अकाउंट्स का। राधा, राधा क्या है? तो राधा किसी पर्सन का, किसी व्यक्ति का नाम है, और नाम है तो नाम से जन्म किसका होता है? पर्सनल अकाउंट का। पंजाब बैंक, ये भी नाम है, और नाम है तो कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट। अब आता है रेंट। तो रेंट यानी कि किराया। किराया यदि देंगे तो खर्चा है, और लेंगे तो इनकम है। तो जहां पे भी खर्चा इनकम की बात हो, तो मैं बता देना चाहूंगा कि खर्चा और इनकम से किसका जन्म होता है? नॉमिनल अकाउंट्स का। तो रेंट क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। उसी तरह से सैलरी भी है। सैलरी या तो लिया जाता है, नहीं तो दिया जाता है। और सैलरी देंगे तो खर्चा है, लेंगे तो इनकम है, और खर्चा इनकम से किसका जन्म होता है? गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, जो आंख से दिखाई नहीं देता है, लेकिन संपत्ति तो है। तो संपत्ति है तो संपत्ति से किसका जन्म होता है? रियल अकाउंट्स का। पेन, पेन क्या है भाई? तो पेन यहाँ पे या तो हम खरीदेंगे तो खर्चा है, और बेचेंगे तो इनकम है। और जहां पे खर्चा इनकम की बात हो, कौन अकाउंट्स होगा? तो नॉमिनल अकाउंट। अग्नि अमेस्ट पेन। अब यहाँ पे बात आता है कि यहाँ पेन था तो हमने खर्चा और इनकम समझा और नॉमिनल अकाउंट लिखा, और यहाँ पे भी पेन दिया हुआ है, लेकिन हमने एक नोट्स लिखवाया था कि नॉमिनल अकाउंट्स के आगे यदि कोई प्रत्यय लग जाता है या कोई वर्ड लग जाता है तो वह कौन सी हो जाता है? पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे अग्नि अमेस्ट पेन जो है पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे है बाटा, ये भी नाम है, और नाम है तो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा।
परचेज खरीदना हमेशा खर्चा होता है और खर्चा की बात है, इसलिए यहाँ पे ये नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। सेल्स यानी कि बेचना, और बेचना हमेशा इनकम होता है, और जहां खर्चा इनकम की बात हो तो किसका जन्म होगा? नॉमिनल अकाउंट्स का। कृष्णा नाम है, पर्सनल अकाउंट होगा। भोला नाम है, पर्सनल अकाउंट होगा। आउटस्टैंडिंग रेंट यानी कि किराया बकाया है, तो रेंट तो होता है नॉमिनल अकाउंट, लेकिन इसके आगे लग गया क्या? आउटस्टैंडिंग। जब नॉमिनल अकाउंट के आगे कोई प्रत्यय लग जाए या कोई वर्ड लग जाए तो वह नॉमिनल नहीं होकर पर्सनल हो जाता है। इंश्योरेंस यानी कि बीमा, बीमा प्रीमियम भरते हैं तो वह हमारे लिए खर्चा होता है, और खर्चा से जन्म होता है किसका भाई? तो नॉमिनल अकाउंट्स का। अब आता है गुड्स यानी कि माल, और माल जो होता है कि संपत्ति होता है, और संपत्ति से जन्म किसका होता है? तो रियल अकाउंट्स का। डिस्काउंट यानी कि बट्टा, डिस्काउंट जब हम किसी को देते हैं तो मेरे लिए एक्सपेंसेज होता है यानी कि खर्चा होता है, और जब किसी से लेते हैं तो इनकम होता है यानी कि आय होता है। तो जहां पे भी एक्सपेंसेज और इनकम की बात हो मीन्स कौन अकाउंट हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। उसी तरह से कमीशन भी है, इंटरेस्ट भी उसी तरह से है। लैंड, लैंड यानी कि भूमि, भूमि संपत्ति होता है, इसलिए रियल अकाउंट हुआ। बिल्डिंग भी उसी तरह से रियल अकाउंट हुआ। साइकिल भी उसी तरह से रियल अकाउंट हुआ। ट्रेडमार्क यानी संपत्ति है तो ये भी रियल अकाउंट्स हो जाएगा। कॉपीराइट ये भी इंटेंजिबल एसेट्स है तो ये भी रियल अकाउंट्स हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में 3 गोल्डन रूल्स के साथ। और हिसाब को कीजिएगा गर्दा गर्दा। तो कौन करेगा रे? अरे हमारा देवता लोग करेगा।